आज मैं पेश करने जा रही हूँ नेटफ्लिक्स की आई हुई लेटेस्ट मूवी द इलेक्ट्रिक स्टेट। इस मूवी में मेन कलाकार में हम देखेंगे मिली ब्राउन और क्रिस प्रैट इनको। अब इस मूवी की कहानी ऐसी क्या है ये जानते हैं। मूवी फ्यूचर समय पे बेस्ड है, जहाँ एक वॉर के चलते मिली का कैरेक्टर अपने भाई को खो देता है और वो अपने भाई को ढूंढने के सफर पर निकल पड़ती है। कहानी की शुरुआत में हम मिशेल को देखते हैं, जिसका भाई क्रिस्टोफर यानी क्रिस आइंस्टाइन से भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होता है। बस 12 साल की उम्र में ही वो साइंटिस्ट लेवल का एक टेस्ट दे रहा था, जिसे वो हार्डली 5 मिनट में सॉल्व कर देता है और दुनिया का सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चा साबित होता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि क्रिस्टोफर और मिशेल इन दोनों का भी रिलेशन एक भाई बहन का काफी अच्छा था। वही दूसरी जगह हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर 40-50 साल पहले वॉल्ट डिज्नी इन्होंने रोबोट्स बनाए थे और देखते ही देखते उन्होंने इन रोबोट्स का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया और इन रोबोट्स को इंसान अब ऐसे कामों के लिए यूज करते हैं जो इंसान को खुद नहीं करना, जैसे साफ सफाई का काम या कंस्ट्रक्शन वगैरह। लेकिन एक समय आ गया जहाँ पे रोबोट्स ने इंसानों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। अब रोबोट्स के आगे इंसानों का टिकना बहुत ही मुश्किल था। लगातार 2 साल तक ये लड़ाई चलती रही, जहाँ पे इंसान हार रहे थे। लेकिन तभी एक साइंटिस्ट ईथन स्केट सामने आया और इन्होंने न्यूरोकास्टर नाम की एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। ये एक ऐसा डिवाइस था जिसे पहनने पर इंसान अपने दिमाग को किसी रोबोट या ड्रोन से कनेक्ट कर सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है। इसके चलते इंसानों ने अपनी खुद की एक रोबोटिक आर्मी खड़ी कर दी, जहाँ पे इंसान अपने ऑफिस में ही बैठकर इन रोबोट्स को कंट्रोल किया करते थे। अब इंसानों की इस आर्मी के बाद तो रोबोट्स की हार होने लगी और अंत में यह तय किया गया कि ये सारे रोबोट्स इंसानी बस्तियों से कोसों दूर रेगिस्तान में रहेंगे, जहाँ से निकलना नामुमकिन था। और इसी तरह इंसानों ने रोबोट्स पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। अगर कोई रोबोट्स के साथ खड़ा भी होता था तो उस इंसान को भी गद्दार कहा जाता था। लड़ाई खत्म होने के बाद ईथन का न्यूरोकास्टर ये प्रोडक्ट अब तो किसी काम का नहीं था, लेकिन उसने इसी प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बदल दिया और एक VR सिस्टम लॉन्च किया, जहाँ पे अब आम लोग इसे पहनकर एक ही समय पर 2 काम कर सकते थे। वही दूसरी जगह उनका दिमाग VR के अलग अलग रियलिटी में जाकर जो चाहे वो चीजें कर सकता था, यानी कि इंसान अब एक साथ काम और आराम दोनों चीजें कर सकते थे। अब हम मिशेल को देखते हैं, जिसने 1 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में अपने भाई और माता पिता को खो दिया था। मिशेल अब एक फॉस्टर हाउस में रहती है, जहाँ पे उसका गार्डियन है टेड। वो अपने फैमिली को बहुत ही ज्यादा मिस करती है, खास करके अपने भाई को, और कैसे तैसे वो अपनी जिंदगी काट रही थी। एक रात जब मिशेल अपने घर पर थी, तभी बाहर से उसे आवाज आने लगती है। वो बाहर गैराज में देखने जाती है और तभी उसने देखा कि वहाँ पे येलो कलर का अजीब सा रोबोट आ गया है, जिसे देखकर वो काफी घबरा गई, क्योंकि यही रोबोट हर तरह से बैन थे। वो चीखते चिल्लाते हुए टेड को उठाने के लिए गई, लेकिन टेड तो अपने VR में बिजी था, वो उठता ही नहीं है। देखते देखते सीधा घर के अंदर घुस जाता है और मिशेल के रूम में आता है, जिसके बाद वो मिशेल को बताता है कि कैसे उसके दिमाग के वायर्स हिल गए हैं। अब मिशेल थोड़ी शांत हो जाती है और उसे उसकी बात समझ आती है। अब उसके दिमाग के जो वायर्स होते हैं वो उन्हें ठीक करती है, जिसके बाद वो रोबोट कुछ हल्का सा बोलने लगता है और वो कहता है कि मैं क्रिस्टोफर हूँ, तुम्हारा छोटा भाई। और उसने फोटो उठाकर खुद की तरफ इशारा किया। वो समझ नहीं पाती कि ये मेरा भाई कैसे हो सकता है, लेकिन तभी वहाँ पे टेड आ गया। वो रोबोट को देखकर मिशेल के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए चला गया। लेकिन तभी मिशेल पीछे से आई और उसे टीजन गन से बेहोश कर दिया, जिसके बाद ये दोनों भी कार लेकर भाग गए। अब एक जगह आने के बाद मिशेल ने गाड़ी रोक दी और वो रोबोट से पूछती है कि क्रिस, क्या तुम रोबोट में बदल गए हो? क्या अब इंसान नहीं रहे? तब वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये सब कुछ इसी कंपनी की करतूत है और वो ईथन के कंपनी का लोगो दिखाता है। मिशेल कुछ भी समझ नहीं पाती। वो उसे पूछती है कि अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारा शरीर कहाँ पर है? जिसके बाद क्रिस ने उसे मैप लाने के लिए कहा और उसने फिर एक्सक्लूसिव जोन पर उंगली रखकर इशारा किया कि मैं यहाँ पर हूँ। वही जगह थी जहाँ पे काफी सारे रोबोट्स है। तो क्रिस ने उसे बताया कि यहाँ पर एक डॉक्टर है जो चश्मा पहनता है, वही जानता है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पर हूँ। चश्मे से मिशेल को याद आने लगता है कि जब एक्सीडेंट के बाद वो हॉस्पिटल में थी तब यही चश्मे वाला डॉक्टर आ गया था और एक सुबह आकर उसने मिशेल से कहा कि तुम्हारे भाई अब दुनिया से चला गया है। मिशेल को
को पता चलता है कि उसने झूठ कहा था और असल में उसके भाई को किडनैप करके रखा है और वो डॉक्टर शायद उसी एक्सक्लूसिव जोन में है। अब उसे समझ नहीं आता कि वहाँ पर जाए कैसे। तब उसका भाई एक बॉक्स पर इशारा करता है। उस बॉक्स पर एक आदमी का एड्रेस था जो रोबोट्स के पार्ट्स की चोरी करके उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। अब यही आदमी उन्हें उस जोन में लेकर जा सकता है। दोनों भी न्यू मैक्सिको के लिए रवाना हो गए। रात तक वे लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पे उन्हें वो आदमी मिलने वाला था। कुछ समय के बाद वहाँ पे वो आदमी आ गया जिसका नाम जॉन है। अब यहाँ जॉन एक दूसरे आदमी को जो वीआर के थ्रू से बात कर रहा था उसे कुछ सामान बेचने के लिए आया था, लेकिन सामने वाला उसे पैसे देने से इनकार करता है। ये देख जॉन उस आदमी के रोबोट को बिजली का झटका दिया और उसे पूरा खराब कर दिया। अब मिशेल और क्रिस ये दोनों भी उसके ट्रक में घुस गए थे। अब दोनों भी उसके ट्रक से एक्सक्लूसिव जोन के पास बनी हुई एक टनल के पास पहुँच गए जिसे जॉन ने अपना घर बना लिया था। खैर अब मौका देखकर ये दोनों भी उसी टनल के ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी गलती से जॉन ने लगाए हुए अलार्म से लोग टकरा जाते हैं जिससे जॉन इन्हें देख लेता है। अब मिशेल सामने आती है और कहती है कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुम रोबोट्स के पार्ट्स चोरी करके उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचते हो, लेकिन डरो मत, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। तुम भूल जाओ कि मैं यहाँ पर थी। और वो जाने लगती है, लेकिन जॉन उसे रोकता है और समझाता है कि वो जगह किसी बच्चों के लिए नहीं है। अब इन दोनों की भी बहस हो ही रही थी कि तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर मार्शल आ जाता है रोबोट के भेस में, जो मिशेल का काफी समय से पीछा कर रहा था। दरअसल टेड ने ही उसकी कंप्लेंट की थी। खैर पुलिस मिशेल और जॉन इन दोनों को भी सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन ये चारों भी उसे चकमा देकर टनल के अंदर भागने लगते हैं। पर तभी मार्शल ने इन लोगों के ऊपर अटैक किया और उन्हें पकड़ लिया। वो क्रिस के रोबोट को मारने ही वाला था, पर मिशेल एक बहुत ही बड़ा रोबोट लेकर आती है और वो मार्शल को चकनाचूर कर देती है और चारों भी वहाँ से निकल जाते हैं। इन्हीं सारे हमले में उसका जो टनल का गेट होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है, जो देखकर जॉन मिशेल के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लेकिन तभी उसका दोस्त जो होता है हरमन, वो उसे समझाता है, जिसके बाद हरमन इन सबको जॉन के ही एक दूसरे गैराज में लेकर जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मैकेनिकल रोबोट भी था जिसे हरमन ऑपरेट करने लग जाता है। इसके बाद हरमन ने इन सभी को एक वैन में बिठा लिया और वो कार अपने कंधे पे उठाकर आगे बढ़ने लगे। वही दूसरी तरफ हम ईथन को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ बात कर रहा था, लेकिन बात करते वक्त अचानक से उसकी माँ में ग्लिच आ जाती है। अब यहाँ पता चलता है कि वो वीआर के थ्रू एक याद देख रहा था, लेकिन ग्लिच के कारण अब वो अपने साइंटिस्ट के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि ये ग्लिच का कारण क्या है। तो वे बताते हैं कि जो क्रिस्टोफर है वो लैब से भाग गया है, इसलिए हम प्रोडक्ट पर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर रिवील होता है एक्सीडेंट के बाद इन्होंने क्रिस्टोफर को पकड़ लिया था और तब से उसे अपने ही लैब में रखा है और इसी के थ्रू इन्होंने अपना पूरा प्रोडक्ट बनाया है। क्रिस्टोफर का ब्रेन का एक हिस्सा उसके शरीर में नहीं है और इसीलिए हम सभी चीजों को एक साथ सिंक नहीं कर पा रहे हैं कि ईथन के सारे प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि उसका डेटा सेंटर भी क्रिस्टोफर के दिमाग के कारण ही चल रहा था। अब क्रिस्टोफर को पकड़ने के लिए ईथन ने तुरंत मार्शल से कांटेक्ट किया। अब दोनों भी वीआर सिस्टम में मिलते हैं, जहाँ पे ईथन मार्शल को बताता है कि उसे एक लड़की जिसके साथ एक रोबोट है वो रोबोट उसे चाहिए। अब मार्शल उस लड़की और रोबोट को पकड़ने के लिए तैयार होता है और तुरंत वो अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है जो अभी भी उसी टनल में पड़ा था। अब ये चारों उस जोन के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक से एक रोबोट की टोली इनके ऊपर हमला करने लगती है और एक बड़ा सा फ्रीज आकर इस बेचारे बड़े से हरमन के ऊपर लग जाता है और वो रोबोट गिर जाता है। अब इसके बाद इन सबको पकड़ लिया जाता है और अंदर लेकर आते हैं। अब उनमें से मिस्टर पीनट ये रोबोट आता है जो इन सारे रोबोट्स का लीडर होता है। वो कहता है कि तुमने समझौते का उल्लंघन किया है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। पर मिशेल उस डॉक्टर को ढूंढे बिना नहीं जाने वाली थी। वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर एक डॉक्टर के तलाश में आई हूँ जिसने मेरे भाई को किडनैप किया है। अब मिस्टर पीनट कहते हैं लेकिन यहाँ पर एक डॉक्टर रहा करता था, डॉक्टर क्लार्क, लेकिन कुछ समय पहले मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया। अब मिशेल पूछती है कि वो कहाँ रहता होगा और मिस्टर पीनट उसे एक एड्रेस तो देते हैं। अब ये सब कुछ सुनने के बाद वो अकेले ही वहाँ पे जाने लगती है, लेकिन जॉन मिशेल को समझाता है कि आज रात तक यहीं पे रुको और हम कल देखते हैं क्या करना है।
अब रात में उसे अपने भाई की बहुत ही ज्यादा याद आने लगती है और वो बहुत ही रोने लगती है। पर उसी रात एक रोबोट उसके पास आती है और उसे एक लेटर देते हुए कहती है, डॉक्टर क्लार्क ने जाने से पहले मुझे कहा था कि अगर क्रिस्टोफर नाम का कोई भी इंसान यहाँ पर आए तो उसे ये लेटर दे देना। इस लेटर में उसने अपना एड्रेस लिखा था। अब आखिरकार काफी सोचने पर मिस्टर पीनट अपनी सेना के साथ मिशेल की मदद करने का फैसला करते हैं और एक साथ उस इलाके में जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मार्शल का रोबोट उनका पीछा कर रहा है। खैर उस इलाके में पहुंचते ही मार्शल का रोबोट इन पर हमला करने लगते हैं। इनकी बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है जहाँ पे इंसान और जॉन ये सारे हारने ही वाले थे। पर तभी वहाँ पे एक तेज सा म्यूजिक बजने लगता है जिसकी आवाज से मार्शल और उसके रोबोट डर कर वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग एक नीचे की जगह में गिर जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर क्लार्क हथियार लेके उनका स्वागत करता है। अब वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन तभी क्रिस ने उसका वो लेटर उसे दिखाया और कहा कि मैं क्रिस हूँ। अब डॉक्टर कुछ बोले इसके पहले ही मिशेल क्लार्क के ऊपर काफी गुस्साती और हमला कर देती है कि तुमने मेरे भाई को कहाँ रखा है, जल्दी से बताओ तुमने उसके साथ क्या किया। डॉक्टर पहले तो हिचकिचाता है लेकिन जॉन उसे 2-4 ठूसे मारता है। इसके बाद वो सब कुछ उगलने लगता है और कहता है कि ये बात 2 से 3 साल पुरानी है। जब युद्ध हो रहा था तब हमारे काफी सारे लोग मर रहे थे। इसी दरमियान ईथन ने न्यूरोकास्टर इस डिवाइस का इन्वेंशन किया था। लेकिन उसे इतनी बड़ी आर्मी खड़ी करनी थी, उसके लिए बेहिसाब पावर की जरूरत थी। इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम हिस्ट्री में कभी भी किसी ने बनाया नहीं था और हमारे पास इतनी कंप्यूटिंग पावर भी नहीं थी कि हम इंसान और एक रोबोट की लिंक तैयार कर सके। लेकिन तभी हमें तुम्हारे भाई के बारे में पता चला। एक्सीडेंट के बाद वह कोमा में चला गया था और जब मैंने उसका ब्रेन स्कैन किया तब हमें पता चला कि तुम्हारा भाई आइंस्टाइन से भी 100 गुना ज्यादा स्मार्ट है। उसके ब्रेन में अनलिमिटेड कंप्यूटिंग पावर थी, वो किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं था। इसलिए ईथन ने उसे कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो लाखों न्यूरोकस्टर्ड को इन रोबोट्स और एक दूसरे से जोड़ के रख सकते हैं। यानी एक तरह से तुम्हारा भाई सुपर कंप्यूटर था जो इन सारे लोगों को और रोबोट को एक नेटवर्क की तरह जोड़ रहा था। उसी की बदौलत हमने लड़ाई जीती थी। लेकिन इंसान और रोबोट के बीच में शांति समझौते के बाद भी ईथन रुका नहीं। वो लालची हो गया था, उसे और दौलत कमानी थी, इसलिए उसने नया सिस्टम बनाया। मैंने उसे कई बार वार्न भी किया था कि इस बच्चे को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन एक दिन क्रिस कोमा से बाहर आ गया, लेकिन ईथन लालची बन गया था। अगर क्रिस यहाँ से चला जाता तो उसकी कंपनी बर्बाद हो जाती, इसलिए उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह वहाँ से बच निकला, लेकिन जाने से पहले मैंने क्रिस और बाहर के नेटवर्क के बीच में एक छोटा सा कनेक्शन जोड़ दिया। उसी की बदौलत आज क्रिस इस रोबोट के थ्रू तुमसे बात कर पा रहा है, लेकिन उसका शरीर अभी भी ईथन के लैब में है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद मिशेल ने कहा कि मुझे अब क्रिस के पास लेकर चलो। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि दरवाजे पर मार्शल आ गया है और वो देखते ही देखते इन सब पर हमला कर देता है। अब सभी लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वहाँ पे ईथन अपनी पूरी सेना को लेकर वहाँ पे आ गया और वो सीधा डॉक्टर क्लार्क को मार देता है। अब उसके लोगों ने सीधा क्रिस को पकड़ लिया और जितने भी लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे उन सारे रोबोट्स को वो मारते गया। अब यहाँ पर क्रिस को वो वापस लैब पर लेकर आया और जल्दी से उसने क्रिस के ब्रेन और उसके बॉडी को आपस में जोड़ दिया। अब मार्शल उन्हीं के साथ था। वो ईथन को कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि इस रोबोट के अंदर एक इंसान है। तुमने जो किया वो गलत है। तुम अपने फायदे के लिए इस बच्चे को कैद रखना चाहते हो। वो कहता है आज मैं हूँ, इसीलिए इंसान और रोबोट के बीच की जंग में इंसान बचे हैं। तुम जंग में एक बहुत ही बड़े सोल्जर थे। तुम्हारे पास जितने भी मेडल्स है वो सारे मेरे खातिर है और इस बच्चे के खातिर। अगर मैं नहीं होता तो आज सारे इंसान मारे जाते। यहाँ दूसरी जगह मिशेल और जॉन लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। उसने मिस्टर पीनट और उसके दोस्तों से भी मदद मांगी, लेकिन मिस्टर पीनट कहते हैं कि पहले भी लड़ाई हो चुकी है और हम लोग हार गए थे। लेकिन मिशेल ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ना तो रोबोट्स बुरे हैं और ना ही कोई आम इंसान। अगर कोई बुरा है तो ईथन है और हमें साथ मिलकर ही उसे रोकना है। अब उसकी बातें सुनने के बाद मिस्टर पीनट और उनके लोग मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वह सभी ईथन के हेडक्वार्टर पर आते हैं और बड़े बड़े कार से बिल्डिंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मिशेल अंदर घुस आई। वही ईथन की आर्मी ने जॉन और उसके दोस्तों पर अटैक कर दिया और उनकी आपस में घमासान लड़ाई शुरू हुई।
ईथन भी मैदान पर उतर आया था और एक एक करके वो सबको मारने लगा। यहाँ पे मिशेल लैब में अंदर आई थी। उसने देखा कि उसका भाई लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदा है। यहाँ दूसरी जगह मिस्टर पीनट और मार्शल वापस एक दूसरे के आमने सामने आए थे, लेकिन इस बार मार्शल ने हमला नहीं किया। इनफैक्ट वह शर्मिंदा था कि वह ईथन के लिए काम कर रहा है और अब वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए उसने खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया। यहाँ मिशेल ने जब खुद को क्रिस के ब्रेन से जोड़ा तब वह सीधा उस घर में पहुंच गई जहाँ पे उन्होंने बचपन बिताया था। फाइनली उसे अपना भाई क्रिस मिल गया था। वो दोनों भी गले मिलते हैं और बात करने लगते हैं। या मिशेल कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन क्रिस ने कहा कि तुमने देखा है कि मेरा शरीर कितना कमजोर हो गया है। इतने सालों से ये मेरा यूज कर रहा है, जिसके कारण मैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं चल भी नहीं पाऊंगा और जैसे ही तुम इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगी मैं शायद जिंदा नहीं बच पाऊंगा। आगे वो बताता है कि मेरे कारण कई मासूम लोग मारे गए हैं। इस लड़ाई में कई सारे लोगों के परिवार उजड़ गए हैं। इस मशीन की मदद से मैं और 100 सालों तक जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो शायद मेरे कारण इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए मेरा मरना ही सही होगा और यह काम बहना तुम्हें करना होगा। तुम्हें मुझे उस सपोर्ट सिस्टम से निकालना होगा। अब ये सुनने के बाद मिशेल रोने लगती है। वही दूसरी तरफ हम हरमन को देखते हैं। सारे रोबोट्स उसके ऊपर कूद रहे थे, जिसके कारण उसे बहुत ही ज्यादा चोट आई थी। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अब जॉन रोते हुए उसके पास आता है और वो उसे गुड बाय करने की कोशिश करता है और अगले ही पल में हरमन स्विच ऑफ हो जाता है। वही दूसरी तरफ मिशेल भी क्रिस को गुड बाय करती है और अपना न्यूरोकास्टर उतार देती है। इसके बाद उसने दिल पर पत्थर रखा और क्रिस का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसे बंद कर दिया। और जैसे ही इसे बंद कर दिया उसका भाई तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन साथ ही पूरी दुनिया भर का न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो भी कोलैप्स हो गया। एक दूसरे के साथ जितने भी कनेक्शन थे, जितने भी लोग वीआर में थे, वो सब कुछ टूट गया। बाहर जो लड़ाई चल रही थी उसमें भी ईथन के सारे रोबोट्स खराब हो गए। वही दूसरी जगह सारे लोग अपने घरों से बाहर आकर आसपास देखने लगे कि हो क्या रहा है। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी क्योंकि क्रिस ही जिंदा नहीं था। वही दूसरी ओर जॉन हरमन के जाने के कारण बहुत ही रोए जा रहा था, लेकिन अचानक से उस रोबोट का डोर खुल जाता है और एक दूसरा छोटा सा हरमन बाहर निकलता है जो कहता है कि अरे पगले कितना रोएगा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये आवाज सुनकर जॉन खुशी के मारे झूम उठता है। यह क्रिस के जाने के बाद दुनिया भर में पूरी खलबली मची हुई थी। सारी दुनिया मानो थम सी गई थी। वही दूसरी जगह मिस्टर पीनट रोबोट पर हुए अत्याचार के लिए ईथन के पास पहुंच गया था, लेकिन वो उसे मारता नहीं है, इनफैक्ट पुलिस के हवाले कर देता है। ईथन ने बेचारे क्रिस के साथ जो किया था वो बहुत ही बुरा था और उसकी सारी वीडियो दुनिया के सामने आ जाती है और कानून के साथ साथ लोग भी अब उसे दोषी करार देते हैं। यहाँ तक कि रोबोट्स के साथ जो लड़ाई हुई थी वो भी उसी ने करवाई थी ताकि वो अपने कंपनी का फायदा कर सके। अब यहाँ अंत में जॉन के कहने पर मिशेल कैमरे के सामने आती है और अपने भाई की कहानी बताते हुए दुनिया को एक मैसेज देती है और उसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। क्रेडिट सीन में देखते हैं एक कूड़ेदान में वो क्रिस का जो रोबोट होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ था, लेकिन वह मरा नहीं था। जब एक डॉग पानी पी रहा था तभी पानी में हम इसी रोबोट की एक झलक देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो अभी भी जिंदा है और वापस लौट आएगा। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।